हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स कौन से 26 सितंबर से रिलेटेड जो अभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम से आपको पता है करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जीके होते हैं, स्टैटिक जीके, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एशियन गेम्स की। ओके, एशियन गेम्स की। जो एशियन गेम्स चल रहे हैं अभी कहाँ चल रहे हैं? चाइना में। कब स्टार्ट हुआ था? 23 सितंबर से। ओके, 23 सितंबर से ये गेम स्टार्ट हो गए। तो उसी में बात कर रहे हैं क्या है कि इंडिया क्लिंच्ड 5 मेडल्स। इंडिया ने टोटल 5 पदक जीत लिए हैं। चीन के होंगजू में एशियाई खेलों के पहले दिन भारत ने 5 पदक जीते। पहले दिन 5 पदक के साथ हमारा खाता खुल गया है किसके अंदर? होंगजू में, जो एशियन गेम्स चल रहे हैं। ओके, अगर बात करूँ अभी तक का टोटल, पहले दिन तो 5 जीत लिया, अगर अभी तक का टोटल अगर मैं बात करूँ तो अभी तक इंडिया 11 पदक जीत चुका है। ओके, आज की डेट की अभी तक की अपडेट दूँ तो टोटल 11 पदक जीत चुका है, जिसके अंदर से 2 जो है वो क्या है? गोल्ड। ओके, 2 गोल्ड है। सही से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। टोटल कितने जीत चुका है अभी तक? 11, यानी कि 11 पदक जीत चुका है, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 2। और सिल्वर कितने हैं? सिल्वर यानी कि रजत पदक कितने हैं आपके पास? 3। और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। ओके, कांस्य कितने हैं? 6। ओके, ये गोल्ड किस किस में आया है? एक शूटिंग में और एक इंडियन जो वुमेन क्रिकेट है, इंडियन जो महिला क्रिकेट है वो फाइनल में जीत चुकी है। और यानी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ओके, क्रिकेट टीम जो रही है वो। और आपको पता है अपनी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो एशियन गेम्स में है उसकी कैप्टन कौन है? तो उसकी कैप्टन है इस बार जो कैप्टन है वो कौन है? स्मृति मंधाना। ओके, स्मृति मंधाना। अगर मेंस क्रिकेट की बात करें कि मेंस क्रिकेट में कौन है आपकी कैप्टन, तो उसका आंसर बनेगा आपका ऋतुराज गायकवाड़। ओके, यही है। तो इंडिया पहले दिन पदक टोटल 5 पदक जीती है विथ अ 5 मेडल, 3 सिल्वर पहले दिन, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ओके, बाकी जो गोल्ड और सिल्वर है वो कल में आए हैं, यानी कि 25 को आए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल टुक प्लेस इन गोवा। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है, कहाँ हुआ है? गोवा में। गोवा में भी कहाँ पे अगर बात करूँ तो पणजी में। ओके, गोवा के कहाँ पे? पणजी में। और पणजी में भी कहाँ पे? अगौड़ा। ठीक है, अगौड़ा का किला। ओके, जो अगौड़ा का किला है यहाँ पे, अगौड़ा के किला में बहुत पहले लाइट हाउस बनाया गया था। उसे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट लाइट हाउस बोलते हैं। ओके, ओल्डेस्ट लाइट हाउस ऑफ एशिया। ठीक है, जो एशिया है, एशिया महाद्वीप का सबसे लार्जेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो लाइट हाउस है वो कहाँ है? अगौड़ा के किला में। यहीं पर ये पहला फेस्टिवल का जो पहला प्रारंभ हुआ है वो यहीं से हुआ है। ओके, अगर बात करते हैं ऑन सितंबर 23 को ये इवेंट रहा है। इंडिया विटनेस द हिस्टोरिक इवेंट एज द कंट्रीज फर्स्ट एवर लाइट हाउस। ओके, पहला लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया है 23 सितंबर को। भारत का ऐतिहासिक घटना अगर बात करें इस बारे में, ओके, लाइट हाउस के बारे में बात करें तो ये क्यों किया जा रहा है? ओके, तो इसके अंदर क्या है कि ये क्यों किया जा रहा है? जो आपको पता है गोवा कहाँ है? समुद्र के किनारे है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो समुद्र में जो भी ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई है समुद्र से रिलेटेड, तो यहाँ पे लाइट हाउस के थ्रू उसको दिखाएंगे, लाइट फेस्टिवल के थ्रू उसको दिखाएंगे, पूरा जो भी आपका इतिहास रहा है वो। और क्या है कि जो 75, ठीक है, याद रखना 75 ऐसे जो भी प्रतिष्ठित जो स्मारक रहे हैं या लाइट हाउस रहे, किला, ऐसी चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे 75 टोटल टारगेट रखा गया है। 75 जगहों पे ये चीज़ें होंगी। ओके, ये जो लाइट हाउस फेस्टिवल है ये 75 जगहों पे टारगेट किया गया है। उनमें से पहला कहाँ हुआ है? गोवा में। गोवा में कहाँ? पणजी में कहाँ? अगौड़ा का जो किला रहा है उसके अंदर। ओके,
अगर बात करूँ तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। और अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे जलमार्ग मंत्रालय है, पोर्ट मिनिस्ट्री किनके पास है, तो आपका आंसर बनेगा सर्बानंद सोनोवाल। ओके, सर्बानंद सोनोवाल, ये आपका आंसर बनेगा। कौन? पोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है? ये इवेंट कब से है? 23 से 25 तक ये इवेंट कंटिन्यू चली है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओडीएफ की। ओडीएफ क्या होता है? ओपन डेफिकेटिंग फ्री। ओके, इसका मतलब क्या है कि है ना, खुले में शौच, खुले में जो शौच है उससे क्या बता रहे हैं कि 75% जो गांव हैं उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है कि अब हमारे गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं करता। आपको पता है कितना ज़्यादा सैनिटेशन की दिक्कत होती है, कितनी ज़्यादा बीमारियां फैलती है खुले में शौच जाने से। खुले में अगर कचरा भी अगर फैला है तो उससे बीमारियां होती है, तो शौच तो और भी ज़्यादा हानिकारक है। ओके, तो वही है कि 75% जो गाँव हैं उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि वो ODF है, यानी कि ODF प्लस है, ओपन डेफिकेशन फ्री है, यानी कि अब खुले में शौच नहीं जाते। ओके, इंडिया जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्टर कौन है आपके? गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, रिसेंटली अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द कंट्री। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप लगभग 10 साल पहले, एक डिकेड पहले भी अगर आप पीछे चले जाओ, एक दशक पहले भी पीछे चले जाओ, बहुत लोग आपको दिख जाते रेलवे पटरियों पे है ना शौच करते हुए, गांव में खुले में शौच करते हुए। बट अब ये धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। आप यही देखो, 75% गाँव, यानी कि अगर मानूँ तो 100 में से 75 गाँव पूरी तरीके से क्या है, ODF हो चुका है, यानी कि शौच में, खुले में शौच नहीं जा रहे, उनके खुद के प्रॉपर सैनिटेशन उनके बने हुए हैं। ओके, यही बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। और अगर बात करूँ मैं 75%, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, 100%, यानी कि ऐसे कुछ एरियाज, ऐसे कुछ स्टेट्स, ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज, ओके, जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, ओके, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से 100% कह दिया कि हमारे तो एक भी गांव नहीं है जहाँ पे खुले में अभी शौच जाया जाता। तो उनमें से कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पौंडीचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। इन्होंने अपने आप को किस में शामिल कर लिया है? प्रदेश 100%। ओके, 100% गाँव जो ODF प्लस है। ओके, यानी कि ये जो आपने केंद्र शासित प्रदेश देखे हैं या फिर जो स्टेट्स देखे हैं, ये जो स्टेट्स है इसके अंदर जो भी गांव हैं वो टोटली अब वो सैनिटेशन बहुत सही से प्रोवाइड है, वो खुले में शौच नहीं जाते। इसलिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसके लिए? इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर गाँव डेवलप होगा पूरा कंट्री डेवलप होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? टाइगर। नेक्स्ट एक और टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में आ गया है। ओके, पहले इसके साथ ही टोटल कितने हो गए हैं? 54। इसके पहले कितने थे? 53। ओके, इंडिया गेट्स इस 54th टाइगर रिजर्व। कौन सा, क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व मिला है हमें? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ओके, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने हो गए अब? 7। इससे पहले 6 थे। ओके, अगर बात करूँ तो क्या क्या था पहले? कान्हा, पेच, पन्ना, बंदरगाह। ओके, ये बहुत सारे ऐसे 7। इसके साथ 7 टाइगर रिजर्व्स इन द स्टेट्स एंड 54th इन इंडिया। इसके साथ ही 7th हो गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में 7th हो गया है। और इसके पहले टोटल इंडिया में 23 थे, सॉरी 53 थे, अब कितने हो गए हैं? 54, यानी कि 54 हो गए हैं। ओके, टाइगर रिजर्व्स, आपको पता है टाइगर रिजर्व्स बनाना कितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइगर्स को बचाना। अगर इसके साथ ही बात करें तो इस साल भी MP टॉप पे है। ठीक है, MP टॉप पे है 785 टाइगर्स के साथ। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ है? MP में। इसके पिछले साल भी मध्य प्रदेश ही टॉप पे था, अभी भी मध्य प्रदेश ही टॉप पे। इंडिया में टोटल में से 7 बहुत बड़े बड़े कहाँ पे है जो टाइगर रिजर्व्स है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वीरांगना दुर्गावती के बारे में ही। अब थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, खास बात। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं
नेक्स्ट लोकेशन, इट इज स्प्रेड अक्रॉस सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों में ये फैला हुआ है। ओके, मान लो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। नेक्स्ट, इसका एरिया कितना है? ओके, इसका एरिया कितना है? तो 2339 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया रहेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट बनेगा। ये क्या है? 7वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अभी मैंने बताया कौन कौन से और है, पेंच है, पन्ना है, कान्हा है, बांधवगढ़ है। ओके, ऐसे टोटल कितने हैं हमारे पास? संजय नेशनल पार्क, वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, तो ऐसे 6 पहले थे, एक ये वीरांगना दुर्गावती नया ऐड हो गया है, अब टोटल 7 हो गया। इट विल एनकॉम्पास, इट इज विद इन। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? नॉर्थ दिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका, और दुर्गावती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों में भी मध्य से आना जाना लगा रहेगा। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा ताकि जो टाइगर्स है वो फ्रीली इधर से उधर मूव कर सके, उनको सब कुछ आराम से नेचुरल लगे। ओके, इनको नेचुरल एनवायरनमेंट लगे। अ ग्रीन कॉरिडोर लिंकिंग पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो मैंने अभी बताया पन्ना टाइगर रिजर्व पहले से मध्य प्रदेश में, विद दुर्गावती विल डेवलप द नेचुरल मूवमेंट। क्या करेगा? नेचुरल मूवमेंट बनाएगा कि पन्ना से दुर्गावती में जा सकते हैं, तो एक बड़ा एरिया मिल जाएगा टाइगर्स को घूमने के लिए। नेक्स्ट, रिवर्स। अब ये जो वीरांगना दुर्गावती है, इसके अंदर जो रिवर्स है, कौन कौन से रिवर्स होंगे जो इसके पार्ट होंगे? आपको पता है जो टाइगर रिजर्व्स होता है, नेचुरल जो नेशनल पार्क होते हैं, ये सब क्या बहुत बड़े एरिया पे होते हैं। इसके अंदर पहाड़ होता है, बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है, बहुत सारे फ्लावर्स, फौना, बहुत सारे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ होता है। ओके, तो इसमें नदियाँ कौन कौन सी है? नर्मदा और यमुना, दोनों नदी इसके अंदर आएगी। ओके, जो सिंगोरगढ़ फोर्ट है, यानी सिंगोरगढ़ जो किला है, ये भी इस रिजर्व के अंदर ही रहेगा। पूरा डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट होगा, यानी लंबे लंबे पेड़ होंगे। कौन कौन से? द चीफ फ्लोरा, कौन से फ्लोर है, मतलब कौन से जो पौधे होंगे, कौन से प्लांट्स होंगे, कौन से पेड़ होंगे, कौन कौन से? टीक, सहज, धरोहर, बेर, आंवला, ठीक है, ये जो सागवान, शीशम, इनके पेड़ होंगे, बड़े बड़े जो पेड़ हैं। ओके, फ्योना की बात करूँ यानी जानवरों की बात करूँ, तो एनिमल्स की बात करूँ तो क्या होंगे? टाइगर, लेपर्ड, जैकल, शेर, ठीक है, तेंदुआ, हाइना, ये सारे, हिरन, ओके, ब्लैक बक, काला हिरन, सांभर, चीतास, ये सारी चीज़ें इस नेशनल पार्क में यानी कि इस टाइगर रिजर्व में होगी। इम्पॉर्टेंट बात क्या बनता है? कौन सा नंबर नया ऐड हुआ है? 54th। ओके, नाम इम्पॉर्टेंट बनता है। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती। और क्या इम्पॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? ये मध्य प्रदेश में कौन सा है? 7th नंबर। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्या बनेगा आपके? इसका एरिया कितना है? 2339 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, आपके एरिया इंपॉर्टेंट बनेगा। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बनेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसपे आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है आपके वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरा सबसे बड़ा, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन अमेरिका में होगा। कब होगा? यानी अक्टूबर में होगा। याद रख लेना, ये कब होगा? अक्टूबर में। ओके, द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल इन रोवेनविंसल टाउनशिप, न्यू जर्सी में। ओके, ये मंदिर कहाँ है? न्यू जर्सी में। 8 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन होगा। ओके, 8 अक्टूबर को ये मंदिर का उद्घाटन होगा। न्यू जर्सी रोवेनविंसल टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। आप देख सकते हो, ये रहा। इससे पहले यानी ये कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट। अभी बताया मैंने, ये कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट। ओके, अगर मैं टॉप की बात करूं, फर्स्ट पे कौन सा है? ओके, फर्स्ट पे कौन सा है? अंकोर वट। ओके, अंकोर वट। और ये अंकोर वट है कहाँ पे? कंबोडिया में। ओके, अंकोर वट कहाँ है? कंबोडिया में। ये फर्स्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है। और अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट क्या है? स्वामी नारायण अक्षरधाम। कहाँ पे है? न्यू जर्सी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है द टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोस्ट 1 मेन श्राइन। इसके अंदर क्या होगा?
एक तो देखो, एक तो सबसे मेन श्राइन होगा, यानी एक सबसे बड़ा मंदिर होगा या सबसे बड़ी मूर्ति वाली जगह होगी। ओके, और साथ ही साथ 12 सब श्राइन यानी 12 छोटे 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 मंदिर होंगे। ओके, मंदिर परिसर में एक मुख्य मंदिर होगा, 12 उप मंदिर होंगे, 12 छोटे छोटे मंदिर होंगे, 9 शिखर, ओके, जैसी ये संरचनाएं, और 9 पिरामिड। आपको पता है अपने जो मंदिर होते हैं वो ऐसे पिरामिड शेप के ही होते हैं। ओके, तो पिरामिड नुमा संरक्षण होगा, क्या उसकी आकृति होगी। ओके, सबसे बड़ा अंडाकार एक गुंबद होगा। एक सबसे बड़ा जो मंदिर का सबसे मेन होगा वो अंडाकार एक गुंबज है, वैसा होगा। तो ये तो इसके कुछ फीचर्स बताए हैं कि मंदिर कैसा होगा। इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनता है वो ध्यान रख लो। क्या 8 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जो आपके टेम्पल है यानी मंदिर है, इसका नाम क्या है, इसका मंदिर का नाम क्या है आपका, स्वामी नारायण अक्षरधाम। ओके, ये इम्पॉर्टेंट बनेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और, न्यू जर्सी इम्पॉर्टेंट बनेगी कि ये है कहाँ पे, न्यू जर्सी में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, अरुणाचल प्रदेश टू गेन 3 न्यू एयर रूट्स। अरुणाचल प्रदेश को नए 3, आपको पता है जो उड़े देश का उड़ान, ओके, उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक, ये है इसका फुल फॉर्म। अगर इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि जो इंडिया है, ओके, इंडिया क्यों सारे पार्ट पूरे डोमेस्टिक, ठीक है, जितने भी पार्ट है कोने कोने से, जो रीजनल है, बहुत दूर दूर एरियाज है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट की सुविधाएं सोची भी नहीं जा रही थी उस टाइम पे। तो क्या चाह रही थी गवर्नमेंट कि हर एक चीज़ को एयरपोर्ट से कनेक्ट करो। कौन है आपके, सबसे पहले तो अगर उड़ान की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उड़ान की बात करूँ तो उड़े देश का आम नागरिक, इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, इसका मेन इनिशिएटिव है कि कैसे इस पूरा जितना भी पूरा भारत है, भारत के हर कोने कोने को एयरपोर्ट से कनेक्ट करे, ठीक है, एयरलाइन से कनेक्ट करे, जहाँ पे हर एक आम इंसान, जो भी आम आदमी है, ओके, जो भी आम आदमी है, ओके, उनको क्या एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, उनको सारा कुछ मिल सके। इसके साथ और भी क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, जितने भी अपने एयरपोर्ट्स हैं उनको रीडेवलप करना है, उनको उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हाई क्लास बनाना है, ताकि लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो कि ऐसे लंबी लाइनों में खड़े होने पड़े टिकट्स के लिए, या कोई भी चीज़ अप्लाई करना हो वीज़ा के लिए, ठीक है, तो ऐसे कि हर चीज़ में सुविधाएं मिल जाए। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया recently announced the imminent launch of the 3 additional air routes in अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 नए एयर रूट्स लॉन्च करे हैं। सेटअप ऑपरेशनल, कब से ये ऑपरेशन में आ जाएंगे, कब से ये स्टार्ट हो जाएंगे ये एयरपोर्ट्स, अक्टूबर से, ओके, सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, उड़ान 5। अब उड़ान 5, मैंने क्या कहा, उड़ान के बारे में हमने डिस्कस किया, तो उड़ान 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है, इनमें कुछ कुछ चीज़ें नए नए ऐड करते रहते हैं कि इस बार किस पे फोकस किया जाए, नेक्स्ट किस पे फोकस किया जाएगा। ओके, तो इसमें मेन चीज़ें क्या क्या है कि जो फेयर है, ठीक है, 1 घंटे की अगर जर्नी है तो 2500 रुपये पर आवर, 2500 रुपये। मीन्स आपको क्या चाहती है गवर्नमेंट की, है ना, जो एयरलाइंस है वो अपने प्राइस को कम कर दे। साथ ही साथ हर एक रीजनल जो दूर दूर वाला एरिया है, पहले क्या था, उड़ान 1 मानो तो उसमें क्या था कि जो बेसिक एरियाज थे, जो अपने मिडिल वाले एरिया, उनको पहले डेवलप करना, फिर थोड़ा थोड़ा दूर का एरिया। अब क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ है, जो ऊपर नॉर्थ वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे एयरलाइन बहुत मुश्किल है, वे आपको पता है एक हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट किया था, ठीक है, वो भी उड़ान स्कीम का ही पार्ट है। तो उसमें क्या है, वो वाले एरिया जहाँ पे एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता, जहाँ एयरपोर्ट्स पॉसिबल नहीं है, उन एरियाज़ के लिए ये हेलीकॉप्टर स्कीम आया था, किसके अंदर ही, उड़ान के अंदर ही। ओके, तो ये उड़ान 5 ये चीज़ें हैं। योजना के तहत नए मार्ग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अब जो ये हम बात कर रहे हैं उड़ान 5 में जो नए रूट्स बनाए जा रहे हैं, वो क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है क्या है, ईटानगर को किन जगहों से कनेक्ट करेगी, रूपासी, जोरहाट और दिल्ली, ये जो 3 जगह है यहाँ से कनेक्ट करेगी किसको, अरुणाचल प्रदेश को। ओके, याद रखना।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक छोटी सी न्यूज़ है बट बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ आते हैं, इंडियन इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी टू अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ बॉर्डर रोड्स वर्कर्स। आपको पता है बॉर्डर पे जो रोड्स बनते हैं, खास करके कौन से, ये हिली एरियाज आपको दिख रहा है, लेह लद्दाख और साइड, या फिर एकदम अरुणाचल प्रदेश, जो हाइट वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे रोड बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, वहाँ काम करना, एक तो वहाँ पे सामान लेकर जाना वहाँ तक बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रोड बनाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ के वर्कर्स के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये लेकर आया गया है। इसमें क्या है, डिफेंस मिनिस्टर, हाँ आपके हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने कुछ अप्रूव किया है। द पॉलिसी विच नॉट ओनली एड्रेस द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स बट ऑल्सो रीज फ्यूनरल एक्सपेंसेस। मतलब राजनाथ सिंह कहते हैं कि जैसे कि अगर है ना यहाँ पे काम करना, मैंने क्या कहा, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पे जो काम करते हैं तो उसमें जो वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स की अगर बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, तो उनको सिर्फ उनके घर तक पहुँचाना नहीं, उनके जो फ्यूनरल में जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो भी अब क्या गवर्नमेंट उठाएगी। अनटिल नाउ अभी तक ये फैसिलिटीज़ किनको मिल रही थी, ओनली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल रिजर्व इंजीनियर्स थे ना, सिर्फ उनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही थी। अब ये फैसिलिटीज़ किसको मिलेगी, हर किसी को, जितने भी वर्कर्स हैं। ओके, अब तक हमने ये बात कर ली, अभी हमने बात करी किनको मिल रही थी, सरकारी खर्च पर सबों का संरक्षित करने और परिवहन की सुविधा विशेष रूप से किनको मिल रही थी, वीआरओ के जनरल रिजर्व इंजीनियर्स, सिर्फ इनको मिल रही थी। अब किनको मिलेगी, जितने भी वर्कर्स हैं वीआरओ में, लगभग 1 लाख। ठीक है, वीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 1 लाख वर्कर्स काम करते हैं। छोटे छोटे वर्कर, इंजीनियर कितने होते हैं एक प्रोजेक्ट में, 2 4 5 इंजीनियर्स, पर वर्कर कितने होते हैं छोटे भी प्रोजेक्ट में, 100 150 होते हैं। तो वैसे इसमें कितना, लगभग 1 लाख। ये कौन से एरियाज़ में काम करते हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसे जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ये काम करते हैं। ओके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के क्षेत्रों में फैले महत्वपूर्ण सीमा बुनियादी ढांचों का निर्माण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है, इनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं इनोग्रेशन ऑफ भारत ड्रोन शक्ति। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति, इसका इनोग्रेशन हुआ है, किन्होंने किया है, अगेन डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह है। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है इस इनोग्रेट द भारत ड्रोन शक्ति 2023। ठीक है, भारत का जो ड्रोन शक्ति है इसका इनोग्रेशन किया गया है। इसके साथ साथ एक और कहाँ किया गया है, ये देख लो, हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद, गाजियाबाद में किया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, C-295। ठीक है, जो C-295 है इसको राजनाथ सिंह और जो हमारे एयर मार्शल है, चीफ एयर मार्शल, वो इसको अब इंडियन एयरफोर्स में ऐड करेंगे। अभी ये इंडिया को पहला C-295 जो है वो मिला है, C-295 जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को मिला है। ओके, तो इसको भी ऐड किया जाएगा इसके जो इनोग्रेशन किया गया है उसके साथ ही। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 90th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है, युद्ध अभ्यास की बात करूँ तो इंडिया एंड यूएस, ओके, इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, यानी इंडिया की मिलिट्री और यूएस की मिलिट्री ये साथ में प्रैक्टिस करती है, किसकी, युद्ध की प्रैक्टिस करती है, कि कभी अगर वॉर होता है, कभी अगर युद्ध होता है तो कैसे लड़ना है, कैसी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो उन चीज़ों के लिए क्या इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, हर एक कंट्री करती है। ओके, बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज होते हैं, तो हर एक कंट्री करती है। तो इंडिया यूएस के साथ करती है, तो इंडिया जो यूएस के साथ ये एक्सरसाइज करती है उसका क्या नाम है, युद्ध अभ्यास। और भी करती है, ठीक है, इंडिया और यूएस के और भी है, कौन से, कोप इंडिया। ओके, कोप जो है वो भी किसका होता है, इंडिया और यूएस का। अगर एक और बात करूँ तो वज्र। ओके, एक और कौन सा है, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। ओके, जो वज्र प्रहार है ये भी इंडिया और यूएस का होता है। अगर और बात करूँ तो अगर मैं कहूँ वरुण, वरुण वरुण एक्सरसाइज किसका होता है, इंडिया एंड फ्रांस का। ओके, वरुण किसका होता है, इंडिया एंड फ्रांस का। अगर मैत्री वो बोलूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। ओके,
मैत्री, मैत्री किसके साथ होता है? इंडिया का थाईलैंड के साथ। इंडिया का ये इवेंट किसके साथ, ये एक्सरसाइज किसके साथ होता है? थाईलैंड के साथ। अपन एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर अपन ये सारे एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे कि इंडिया का किस किस के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज होते हैं। तो वही है। तो ये युद्ध अभ्यास का कौन सा एडिशन है? 19th, यानी इससे पहले कितने हो चुके हैं? 18। ओके, युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? अलास्का, यूएसए में। इस बार जो इवेंट हुआ है वो अलास्का में हुआ है। और भारत का प्रतिनिधित्व इस बार जो इंडिया से जो मिलिट्री गई है उसमें जो लीड करेंगे वो कौन कर रहे हैं? प्रमुख बटालियन प्रतिष्ठित मराठा लाइट इन्फेंट्री। ओके, नाम याद रखना, इस बार किसने किया है? मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है ये इस बार लीड में रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने लीड किया है। नेक्स्ट है आपका अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस 2023। अंत्योदय दिवस की बात करूँ तो ये कौन है आपकी, किनकी इमेज आपको दिख रही है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय। ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इमेज है। ये एक बहुत ही ज़्यादा, अगर बात करें हमारे इंडिया में, एक बहुत ही अच्छा लीडर के काम करे हैं इन्होंने, बहुत अच्छे लीडर रहे। और ये साथ ही, ठीक है, स्वयं सेविका संघ, इसके भी एक्टिव मेंबर रहे थे। स्वयं सेविका संघ जो है इसके एक्टिव मेंबर रहे थे। और अगर बात करूँ तो इनका क्या इनके नाम पे ही 2018 में जो मुगल सराय था, ओके, मुगल सराय जंक्शन था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि वहीं पे जो मुगल सराय जंक्शन है वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। उसके मतलब उसके आसपास ही उनकी डेथ हो गई थी। कब? और इनकी अगर बर्थ एनिवर्सरी की बात करूँ तो इनका बर्थ हुआ था 25 सितंबर 1916 में। इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 में। इसीलिए 25 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस। और ये किनके लिए होता है ये दिवस? ठीक है, ये किस पे फोकस, जैसे टीचर्स डे हम टीचर्स के लिए मनाते हैं, है ना, वैसे अंत्योदय दिवस किनके लिए होता है? वो लोग, खास करके अगर बात करूँ तो जो गाँव के लोग हैं। ओके, जो गांव के लोग हैं उनमें जो यूथ है, युवा है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके अंदर ये भावना लाने के लिए कि आप कुछ ना कुछ तो करो। ठीक है, स्वयं सेवा, ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको मौका देते हैं, नए नए जो भी रोजगार है, ओके, रोजगार के मौके, किनको खास करके गाँवों पे फोकस रहता है ये, उन सब चीज़ों के लिए हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं। ओके, रोजगार, यूथ, ऐसे याद रख लेना। रोजगार किनके लिए? यूथ लोगों के लिए। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब है? 1916, 25 सितंबर 1916। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, पंडित दीनदयाल, इनके नाम पे 2018 में जो मुगल सराय है, ठीक है, मुगल सराय जंक्शन है, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? पंडित दीनदयाल जंक्शन। ओके, होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, करंट अफेयर्स आपको पसंद आए हो। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।